सो गाइज, कैसे आप लोग? आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माई चैनल हमारा झारखंड। और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होगे। सो इस तरह कुछ दिन से मैं वीडियो नहीं दे पाया, आई वॉज बिट बिजी। पर अभी हम आप लोग के लिए एक मॉक टेस्ट निकाल के लाए हैं जो सीजीएल के लिए आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन। जो लोग भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो, जो हमारे झारखंड चैनल से नहीं जुड़े हो, जो लोग झारखंड के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, सीजीएल, झारखंड एसआई, कांस्टेबल, पंचायत, कोई भी एग्जाम से की अगर आप तैयारी कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हो, सो दिस चैनल हमारा झारखंड इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। आपको बहुत तरह के कंटेंट्स पर मिलने वाले हैं जो आपको एग्जाम को निकालने में मदद करने वाला है, ठीक है? सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज मी योर मेंटर एंड गाइड। आई एम विकास कश्यप। आई विल बी कोचिंग यू थ्रू आउट होल योर जर्नी डूइंग द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जाम। हम आपके एग्जाम की तैयारी में पूरी मदद करने वाले हैं। और जो बच्चे हम लोग से हमारे कोर्स से जुड़े हैं या जो जुड़ना चाहते हैं, वो हमारा ऐप जो है स्वेबी क्लासेस ऐप है जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो और इस ऐप के थ्रू आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। अभी हमने सीजीएल का कोर्स लॉन्च किया है। बहुत ही जल्द, आई थिंक 1-2 दिन के अंदर हम झारखंड एसआई का सब इंस्पेक्टर का भी कोर्स आपको लॉन्च करने वाले इस प्ले स्टोर पे, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सारे कोर्सेज। तो अभी सीजीएल कोर्सेज चल भी रहे हैं और इनकेस अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप ये जो नंबर है 70-507-22-933 या 70-615-99-33-2 या 065-86-299-29, ये तीनों नंबर में से किसी नंबर पर कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हो। तो जो लोग ऐप नहीं डाउनलोड किया, डाउनलोड कर लो। उसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है। हमारे ऐप पे बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, डेमो कंटेंट भी है, आप उसको देख सकते हो, उससे भी आप लाभ ले सकते हो। अगर आप कोर्स नहीं भी लेते हो और ऐप डाउनलोड करते हो तो बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल हम वहाँ दे ही रहे हैं, आपको इससे फ़ायदा होगा। ये जो मॉक टेस्ट का सीरीज़ है वहाँ भी चलेगा, सो आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगा। सो ये रहा हमारा ऐप स्वेबी क्लासेस। जो लोग प्ले स्टोर से अब तक नहीं डाउनलोड किए उसको डाउनलोड कर लो। ये हमारे ऐप का लोगो है और आप जब प्ले स्टोर खोलोगे, आप टाइप करोगे स्वेबी क्लासेस तो आपको ऐसे देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ आवर ऐप। बहुत लोग हमारे क्लासेस से जुड़ना चाह रहे थे, कोर्सेज को लेना चाह रहे थे, तो आप ऐप पे प्ले स्टोर पे जाके हमारे ऐप को डाउनलोड करके कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। और ये रहे कोर्सेज जो हमने लॉन्च कर रखे हैं सीजीएल के लिए। सीजीएल के नज़रिए से हमने इतने सारे कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं। और मैं बताऊं तो अभी खोटा भाषा का एक स्पेशल पेपर है जो सीजीएल के लिए है। इसका जो प्राइस है अभी हमने रिड्यूस किया है। अब ये 2499 में नहीं, आपको 1999 में ही मिल जाएगा। तो ये खोटा भाषा का पेपर जो पेपर 2 है सीजीएल में, आप उसको ले सकते हो। और खोटा का अगर आपको वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने यूट्यूब पे दे रखा है और आप लोगों ने अच्छा खासा सपोर्ट दिखा है उस पर। ये मैथ्स एप्टीट्यूड है जो कि 999 में अवेलेबल है। आप मैथ्स के कोर्सेज में भी इनरोल कर सकते हो। और ये रहा एक जेएसएससी सीजीएल के कंप्लीट कॉम्बो। एक कोर्स मैंने निकाला है जिसमें कि खोटा है, झारखंड का करंट अफेयर है और आपका चौथा जो है मैथ्स है। तो ये चारों कोर्सेज को मैंने कंबाइन कर रखा और ये सिर्फ आपको मिल जाएगा 4499 में, जिसमें कि आपको झारखंड स्टेट का पूरा कवरेज मिलेगा, वेदर इट इज स्टैटिक और डायनेमिक। कहने का मतलब है कि स्टैटिक पोर्शन झारखंड का जो है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में आपको करंट अफेयर हम दे रहे हैं जो कि 1 जनवरी 2021 से लेकर टिल जब तक एग्जाम नहीं होगा उसके 2-3 महीने पहले तक का पूरा कवरेज देंगे। और आप लोग को पता है कि जेएसएससी या जेपीएससी का पेपर का जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है ना, वो थोड़ा अनबैलेंस है। तो अगर झारखंड करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे और 5-10 क्वेश्चन पूछ लिए गए, अगर आप उसे मिस कर जाते हो ना, देन इट विल बी लाइक ए ब्लंडर। तो आप एग्जाम में चूक सकते हो। सो इस प्रोस्पेक्टिव से हमने करंट अफेयर का कोर्स भी लॉन्च कर रखा अलग से, जो झारखंड स्पेशल है, जो कि 699 में है। और ये रहा झारखंड समान ज्ञान। अभी जो हमारा कंटेंट है झारखंड का पूरा बाइलिंगुअल है। स्टार्टिंग मैंने इंग्लिश में ही सारे लेक्चर्स दिए थे, लेकिन अभी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में लेक्चर मिल रहे हैं। सारे पीडीएफ के नोट्स मिलेंगे, चाहे आप खोटा मिलो चाहे झारखंड मिलो। तो ये जो झारखंड का कोर्स है 1499 का है। आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, जिससे आपके झारखंड की तैयारी बहुत ही मजबूत होगी। एंड बिलीव मी, विश्वास करो, जिस तरह कंटेंट हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको यूट्यूब में कहीं भी मिलने वाला है। नॉट इवन इन यूट्यूब। आपको स्टडी IQ अनअकैडमी में भी इस तरह कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइलिंगुअली कोई कंटेंट दे ही नहीं रहा है। और मैंने बाइलिंगुअल डिज़ाइन किया कंटेंट ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं दोनों को फ़ायदा हो। और ये आपका अगर आप देखोगे खोटा, मैथ, झारखंड और करंट अफेयर, ये चारों को कंबाइन करके हमने ये कंप्लीट कॉम्बो कोर्स दिया हुआ है। और ये जो कोर्स है, ये जिनका खोटा भाषा नहीं है
वो हमारे कोर्स से जुड़ना चाहते हो तो ये एक JCCL कॉम्बो बैच 2 है, जिसमें कि हमने विदाउट खोटा भाषा इसमें नहीं है। इसमें आपको 3 कोर्सेज मिलेंगे, एक तो मैथ मिलेगा, ये एक करंट अफेयर मिलेगा और एक सामान्य ज्ञान मिलेगा। ये तीनों आप ले सकते हो इन जस्ट 2599 और इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी हमने दे रखी है इस कोर्स में। तो आप चाहो तो इंस्टॉलमेंट में परचेज भी कर सकते हो और हमारे साथ जुड़ के आप CGL की अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हो। जो लोग सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि 1-2 दिन के अंदर उसके भी कोर्सेज हम लॉन्च कर रहे हैं, सो आप हमसे जुड़ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। और बहुत बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिखाया है, बहुत सारे बच्चों ने कोर्सेज खरीदा है, सो और आप लोग के सपोर्ट के कारण ही इस तरह के चीज़ें मैं आप लोग के सामने ला पा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे CGL की तैयारी कर रहे हैं या थोड़ा पढ़ाई करके रखे हुए हैं वो अब मैं लगभग हर एक दिन अल्टरनेट छोड़ के आपको मॉक टेस्ट दूंगा। इसमें सारे क्वेश्चंस मिक्स होंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड से होगा। ये जो मॉक टेस्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें झारखंड, इसमें आपका झारखंड रहेगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी कुछ रहेंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब सामान्य विज्ञान हो गया आपका, सामान्य अध्ययन हो गया जिसमें कि भारत का आपका सब इतिहास, भूगोल, पॉलिटी सब रहेगा। इसके अलावा कंप्यूटर के भी प्रश्न रहेंगे इसमें। सो ये एक तरह का आपका हम प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम लगभग 25 क्वेश्चन का सेट आपको हर दिन देंगे या अल्टरनेट डे करके देंगे। आप एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना। अगर आपकी तैयारी हो रखी है, आप इस तरह के मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे तभी आपसे एग्जाम निकलेगा। सिर्फ पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलने वाला है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं बनाओगे, आपसे एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच का एग्जाम है, आपको पता ही है कि एक ही एग्जाम होने वाला है। सो आपका जो पूरा का पूरा तैयारी होनी चाहिए, उसका बेस जो होना चाहिए, जो पैटर्न होना चाहिए ऑब्जेक्टिव नेचर का होना चाहिए। मतलब जितना अधिक आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपकी पॉलिटी, आपकी संभावना एग्जाम निकालने की उतनी बढ़ती जाएगी। सो आपका पूरा अप्रोच ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आप डिस्क्रिप्टिव के चक्कर में पढ़ो मत। मैं जो झारखंड का कंटेंट दे भी रहा हूँ ना, या मैं जिस हिसाब से खोटा पढ़ा रहा हूँ, आप बस बेसिक थीम को समझते चलो। जिस तरह के प्रश्न आते हैं उसको देखते चलो। मेरे जो झारखंड का कंटेंट है उसको देखने के बाद आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़ना है। मैं जो कंटेंट में दे रहा हूँ दैट विल बी सफिशिएंट। आप उसे CGL के, आप JPSC का PT तक लिख दोगे, बिलीव मी आप अच्छा लिख के आओगे, ठीक है। सो ये हमारा मॉक टेस्ट 1 है। अब आपसे जो भी प्रश्न मिलेंगे सब कंबाइन रहेंगे। आप समझ लो एक तरह का प्रैक्टिस है। आपको एक एक क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ देने वाला हूँ, आपको एक एक क्वेश्चन याद कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है। अभी जैसे मैं स्लॉट स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो आपको एग्जाम के दिन तक ना इतना सारा क्वेश्चन हो जाएगा ना कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट 1, या बोलो तो प्रैक्टिस सीरीज 1। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है और आज मैं आपको तरीका बताऊंगा हम अपने कोर्सेज में कैसे आपको पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ना चाहिए आपको। अब हम जो क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, पहला 5-10 क्वेश्चन देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से चीज़ों को टैकल करना है, कैसे हमें पढ़ना है कि चीज़ें याद रह जाएं, और कैसे क्वेश्चन से एक मैंने एटॉप्सी सीरीज निकाला था जिसमें मैंने एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन से भी हमने क्वेश्चन निकालने की कोशिश की थी। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखना, यूट्यूब में आपको एटॉप्सी सीरीज से मिल जाएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोला, पहले क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। ये बोल रहा है कि वेयर डिड चुआर रिवोल्ट हैपन इन झारखंड। झारखंड में चुआर विद्रोह कहां हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि झारखंड में चुआर विद्रोह कहां हुआ था। चलो सोचो क्या इसका उत्तर होगा, सोचकर बताओ। फिर हम इसका उत्तर दे रहे हैं आप लोग को। झारखंड में चुआर विद्रोह कहां हुआ था। तो इससे देखो बहुत प्रश्न निकलते हैं कि चुआर विद्रोह कब हुआ, लीडर कौन थे, क्यों हुआ, और उसके बाद आता है कि भाई कहां हुआ। ठीक है, तो इसको देखो, इसका उत्तर देखो क्या होगा, बताओ। तो देखो चुआर विद्रोह के बारे में अगर हम बात करें, चलो इसके बारे में देखो पॉइंट्स देखते चलो, फिर हम उत्तर पे बाद में आएंगे। पहले समझते हैं। देखो जो चुआर विद्रोह हुआ, ये चुआर विद्रोह 1701 से लेके 1809 तक के बीच में सीरीज ऑफ पीजेंट्स रेवेलियन, मतलब किसानों का ना बहुत बार विद्रोह किया किसानों ने। लगभग 1701 से लेकर 1809 तक के बीच में जितने विद्रोह हुए ना,
इन सब विद्रोह को मिला के बोला था कि ये चुआर विद्रोह है। ठीक है, तो भाई नंबर ऑफ सीरीज मतलब बहुत सारे विद्रोह किसानों ने मिलकर किए, पीजेंट्स किसान होते हैं। क्यों किए? क्योंकि जो टैक्सेस इन पे इम्पोज किए जा रहे थे, जो लैंड रिलेटेड पॉलिसी थे, इन सब के अगेंस्ट में, कि जो भी जमीन संबंधी कानून जो गवर्नमेंट लगा रही थी, ठीक है, और जो टैक्सेस इन पे इम्पोज थे, जो इनको कर चुकाना पड़ रहा था, इसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था, चुआर विद्रोह। और चुआर विद्रोह 1701 से लेकर 1809 हुआ। इसके जो लीडर थे, इसके जो नेता थे, देखो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रहा हूँ, सो आई थिंक दोनों को, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वालों के लिए अच्छा रहेगा। इसके जो नेता थे वो दुर्जन सिंह थे। दुर्जन सिंह कौन थे? दुर्जन सिंह। मैं पहले ही बोलता रहा हूँ, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है तो देख लेना, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ। दुर्जन सिंह इसके लीडर थे। और हुआ क्यों? क्योंकि टैक्सेस जो इन पर लग रहे थे, उन सब के वजहों के लेकर ये चुआर विद्रोह हुआ था। ठीक है, और ये बेसिकली जो वेस्ट बंगाली है, वेस्ट बंगाली जो मिदनापुर के हैं और मानभूम का जो इलाका वहाँ हुआ था। तो इसमें देखो वेस्ट बंगाल का कोई मिदनापुर का जिक्र है नहीं, तो चुआर विद्रोह का सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो मानभूम है यहाँ हुआ था। चुआर विद्रोह झारखंड में कहाँ हुआ था? तो मानभूम, क्योंकि वेस्ट बंगाली जो मिदनापुर है वो तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो मानभूम इज द करेक्ट आंसर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो इसके नेता कौन थे? दुर्जन सिंह। सीरीज ऑफ पीजेंट्स रिवेलियन, कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ किसानों का आंदोलन हुआ, जो कि 1701 से लेकर सिलसिलेवार ढंग से 1809 तक होते रहा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमें क्वेश्चन को ऐसे ही मतलब कि अटॉप्सी ही कर लेनी है, एक तरह से क्वेश्चंस के डेप्थ में जाना है, समझना है उससे, और कितने प्रश्न निकल के आएंगे सारे के सारे प्रश्नों को देख लेना है। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज आल्सो नोन एज द किंग ऑफ डिसिडियस फॉरेस्ट। किस वृक्ष को पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है? किस वृक्ष को पर्णपाती वन का, डिसिडियस फॉरेस्ट का, डिसिडियस फॉरेस्ट या जो जंगल है उसमें कौन सा ऐसा ट्री है, ठीक है, वृक्ष है जिसे कि उसका किंग कहा जाता है? डिसिडियस फॉरेस्ट का किंग किस ट्री को कहा जाता है? किस वृक्ष को बोला जाता है पर्णपाती वन का राजा? तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा बताओ, सोचकर बताओ। अब इससे देखो, इस क्वेश्चन में आपको 8 से 10 क्वेश्चन कराने वाले हैं, 8 से 10 प्रश्न आपके रेडी हो जाएंगे। चलो देखो, इसका सही उत्तर होगा, पहले उत्तर लो सी, इसका सही उत्तर होगा साल, जिसे कि आप हिंदी में क्या बोलते हो? सखुआ, सखुआ। ठीक है, तो ये जो साल ट्री है, ये जो सखुआ का पेड़ है, उसे ही पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? अगर जंगल में भाई एक ट्री को इतना इंपॉर्टेंस मिला तो कोई तो रीजन हुआ होगा, प्रमुख रीजन कुछ तो होंगे। तो प्रमुख रीजन क्या क्या है वो देख लो आप। तो प्रमुख रीजन क्या क्या है देखो, पहला कि इस ट्री का ना रिलीजियस वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है मतलब धार्मिक महत्व है। देखो मैं हिंदी में लिखता भी चल रहा हूं, धार्मिक महत्व है। दूसरा, इसका मेडिसिनल वैल्यू है। ठीक है, मतलब औषधि के लिए भी इसका महत्व है। और तीसरा, कमर्शियल वैल्यू है। कमर्शियल वैल्यू मतलब पैसे के हिसाब से भी इसका महत्व है। ठीक है, व्यापारिक मूल्य भी इसका है। कमर्शियल वैल्यू को क्या बोलते हैं? व्यापारिक ना, व्यापारिक मूल्य मतलब रिलीजियस हो, मेडिसिनल हो, कमर्शियल हो, चाहे धार्मिक के स्तर पे देखे, चाहे औषधि के स्तर पे देखे, या फिर व्यापारिक स्तर पे देखे, तो तीनों जगह इस प्लांट का इंपॉर्टेंस है। देखो कमर्शियली अगर आप देखना चाहोगे तो देखो ये साल जो है, सखुआ का पेड़ किस काम में आता है? फर्नीचर बनाने काम में आता है। तो कमर्शियल वैल्यू में तो हो गया कि भाई फर्नीचर बन गया। ठीक है, और टीक के बाद ये दूसरा ऐसा पेड़ है ना जिसका फर्नीचर मतलब इसका कमर्शियल वैल्यू इतना हाई है। सबसे ज्यादा किसका? टिक को सबसे ज्यादा फर्नीचर में यूज किया जाता है, बहुत हाई इंपॉर्टेंस है, बहुत लोग प्रीफर करते हैं टिक का फर्नीचर। और टिक के बाद सखुआ ही दूसरे नंबर पे आता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो एक तो फर्नीचर। मेडिसिनल प्लांट में इस सखुआ का जो पेड़ होता है ना, इससे डायरिया और डिसेंट्री इस तरह की बीमारियों का इलाज पॉसिबल है। डिसेंट्री भी आप जानते हो, डायरिया भी जानते हो, हिंदी में भी इसे वैसे ही लिखते हैं, डिसेंट्री लिखेंगे, डायरिया लिखेंगे, इसलिए मैं बस बोल दे रहा हूं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो समझ लेना। ठीक है, तो ये जो प्लांट है ना, ये जो साल का वृक्ष है जिसे सखुआ आप बोलते हो, मेडिसिनल वैल्यू उसका क्या है? तो डायरिया और डिसेंट्री दोनों में काम आता है। और रिलीजियस वैल्यू क्या है? कैसा माना जाता है कि इस पे ट्राइबल ऑफ जो गॉडेज है ना, मतलब कि
जनजातियों की जो देवी हैं वो इस वृक्ष पे रहती हैं, रिसाइड करती हैं, ऐसा माना गया है। तो जो ट्राइबल ऑफ गॉडेस है, ट्राइबल ऑफ गॉडेस मतलब जो ट्राइबल पीपुल है उनके जो देवता देवी होती हैं, देवियों का ये पेड़ है, ये इन पे रहते हैं, ये इस वृक्ष से जुड़े हुए हैं। तो इस पेड़ का इतना इंपॉर्टेंस है, रिलीजियस है, मेडिसिनल है, कमर्शियल, इतना इंपॉर्टेंस होने की वजह से साल जो है ना पर्णपाती वन का राजा कहा जाता है। ठीक है, सो इतना आप समझ लो। चलिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं फिर से लिखता हूं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, अच्छा अगर हम रुको, मैंने बोला था कि इसमें मैं आपको और कुछ प्रश्न बताने वाला हूं। चलो देखो, अब देखना साल का आपको पता है कि झारखंड का हमारा स्टेट ट्री कौन है? तो साल है। साल का साइंटिफिक नेम क्या है? तो साल का साइंटिफिक नेम है सॉरिया रोबस्टा। क्या नाम है इसका? सॉरिया रोबस्टा। सॉरिया रोबस्टा। हिंदी में भी इसे आप वैसे ही लिखते हो, मैं लिख दे रहा हूं सॉरिया रोबस्टा। रोबस्टा, ठीक है। अब ये स्टेट ट्री का नाम तो सॉरिया रोबस्टा हो गया। अगर हम अपने झारखंड के चारों चीजों की बात करें, स्टेट एनिमल कौन है? स्टेट एनिमल कौन है? एलिफेंट है। एलिफेंट, उसका नाम क्या है? हमारा जो स्टेट एनिमल है वो कौन है? एलिफेंट है, हाथी। हाथी का साइंटिफिक नेम क्या है? हाथी का साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। हिंदी में भी देखो इसे ऐसे ही लिखते हैं, तो आप समझ सकते हो, मैं बोल दे रहा हूं एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। स्टेट बर्ड कौन है? तो एशियाटिक कोयल। एशियाटिक कोयल। और इसका नाम क्या है? यूडेनेमस एस्केलोपेसियस। इसका नाम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? यूडेनेमस एस्केलोपेसियस। एस्केलोपेसियस। हिंदी वाले स्टूडेंट समझ लो कि जो भी है इसको ऐसे ही लिखा जाता है, यूडेनेमस एस्केलोपेसियस को यूडेनेमस एस्केलोपेसियस ही लिखते हैं, इसका कोई हिंदी और ऐसा है नहीं। और अगर हम स्टेट फ्लावर की बात करें तो स्टेट फ्लावर कौन है झारखंड का? आपको पता है, पलास है। उसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम ब्यूटा मोनोस्पर्मा। ब्यूटा मोनोस्पर्मा। तो पलास, पलास का फूल का साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटा मोनोस्पर्मा। ब्यूटा मोनोस्पर्मा। इसे भी हिंदी में वही लिखा जाता है, इसे मैं लिख नहीं रहा हूं। देखो कितने क्वेश्चन निकल आए। अगर आपसे पूछे कौन सा ट्री है जिसका मेडिसिनल वैल्यू है, जो कि डायरिया और डिसेंट्री में क्योर करने के लिए यूज होता है, तो सखुआ का पेड़। फर्नीचर के लिए सखुआ। इंपॉर्टेंस क्यों है? रिलीजियस इंपॉर्टेंट है, धार्मिक महत्व है, औषधि में इसका महत्व है, व्यापारिक तौर पे इसका महत्व है। ठीक है, डायरिया डिसेंट्री में यूज करते हैं इसको। ट्राइबल ऑफ गॉडेस किस प्लांट से जुड़ी हुई है, किस वृक्ष से जुड़ी हुई है? तो साल से। ठीक है, जनजातियों की देवी किस वृक्ष से जुड़ी हुई है? तो साल, सखुआ के पेड़ से। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो सॉरिया रोबस्टा। अगर स्टेट एनिमल की बात करें तो एलिफेंट, हाथी, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। अगर स्टेट बर्ड का बात करें, राजकीय पक्षी की बात करें, राजकीय आपका पशु हो गया हाथी, पक्षी की बात करें तो कोयल, जिसका नाम है यूडेनेमस एस्केलोपेसियस। अगर राजकीय फूल की बात करें तो पलास होता है, इसका नाम है ब्यूटा मोनोस्पर्मा। ठीक है, मैंने जो लेक्चर दिया था स्टेट का, नो योर स्टेट, जो पहला वीडियो था ना, उसमें मैंने ये सब बता के रखा हुआ था। सो अगर आपने नहीं देखा है तो गो फर्स्ट वॉच नो योर स्टेट, उसमें आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो इसका सही उत्तर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन से कितने प्रश्न निकल के आ रहे हैं, कितने प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा है, थोड़ा जल्दी करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम थोड़ा और वक्त देने वाले हैं आप लोग को। तो क्वेश्चन क्या बोला कि झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो पहले तुमको समझना होगा कि झारखंड में अंग्रेज प्रवेश कब किए। झारखंड में अंग्रेज प्रवेश कब किए? तो देखो 1765 में जब दीवानी की राइट्स मिल गई थी अंग्रेजों को, कहां के लिए दीवानी राइट्स मिली थी? दीवानी का अधिकार कहां के लिए मिला था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए मिला था। तो ये जो अंग्रेज थे 1765 में, पहले तो 1765 में दीवानी राइट्स मिले, जमींदारी का अधिकार भी आप बोल सकते हो, या दीवानी मिली जब अंग्रेजों को, कहां के लिए? बंगाल, बिहार
और उड़ीसा। ओडिशा इसे कि अभी आप बोलते हो, ये तीनों की जब इनको दीवानी मिल गई थी, मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया था। दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है कि टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाना। और देखो बेसिकली तो अंग्रेज आए थे भारत में पैसा ही कमाने, और देखो पैसा कमाने का अधिकार मिल गया भाई, तो बहुत बड़ा अधिकार मिल गया। तो 1767 में झारखंड में कब प्रवेश हुआ अंग्रेजों का? 1767 में प्रवेश हुआ अंग्रेजों का। कहाँ से हुआ? तो देखो ये इलाका से, सिंहभूम का इलाका से, ये सिंहभूम मानभूम का इलाका, यहाँ से झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। और उस समय सिंहभूम में जो राज चल रहा था, पोरहट का चल रहा था, कोलन का और दालभूम का चल रहा था। सो ये बोल रहा है कि झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो जो प्रथम विद्रोह था ना, वो ढाल था। 1767 में जो ढाल के राजा थे जगन्नाथ ढाल, क्या नाम था उनका? जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल जो थे, इन्होंने विद्रोह किया था, ठीक है। और इनका जो विद्रोह हुआ वो लगभग 10 साल चला, और 10 साल के बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने फिर इनको राजा मान लिया। और ये भी विद्रोह क्यों किए थे? टैक्स के खिलाफ ही। जब चूंकि इनको दीवानी राइट्स मिल गए, झारखंड में भी ये टैक्स वसूलना चाह रहे थे, तो सिंहभूम के जितने भी राजा थे उनको बोले कि यार तुम कर दो, और अगर कर नहीं दोगे भाई तो हम तुम पे सैनिक कार्रवाई करेंगे। तो बाद में ये रिवोल्ट हुआ जो जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में हुआ। जब ये रिवोल्ट हुआ तो 10 साल तक ये रिवोल्ट चला, और 10 साल तक चलने के बाद ये क्या हुआ कि बाद में इनको फिर से इनको राजा अंग्रेजों ने मान लिया, इन्होंने कर भी दिया 2-3 साल, उसके बाद फिर से चीज़ें बदल गई। तो आप इसमें से क्या क्या सीखे? आपको ये याद रखना है कि 1765 में दीवानी राइट्स मिली थी किसको? ब्रिटिशर्स को, अंग्रेज को। अंग्रेज झारखंड में कहाँ से प्रवेश किए? तो सिंहभूम के इलाके से प्रवेश किए। कहाँ से प्रवेश किए? ये देखो, सिंहभूम और मानभूम के इलाके से प्रवेश किए। कहाँ से? सिंहभूम और मानभूम, ये जो इलाका है यहाँ से प्रवेश किए, ठीक है। और जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ये जो पहला ढाल विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड में, पहला विद्रोह यही था। कौन सा था? ढाल विद्रोह था, ठीक है। समझ गए आप लोग? चले हम लोग आगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा डी, ढाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैप मैंने जानबूझ के आपको दिया था क्योंकि मैं जो भी क्लासेस अपना ले रहा हूँ, कोर्सेज में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैप का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं ताकि आपको पूरे का पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए कि हाँ ऐसे ही चीज़ें चली थी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झारखंड की विधानसभा 2014 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या था भाई? एंग्लो इंडियन जो नॉमिनेटेड है एक, उनका नाम क्या था? तो पहले तो इसका उत्तर ले लो, उसके बाद हम इस पर भी डिस्कशन करते हैं, इसको भी देखते हैं चीर फाड़ करके इसका क्या निकलता है विकल्प। तो इसका जो उत्तर है वो है जोसेफ गॉलस्टोन, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? जोसेफ गॉलस्टोन, ठीक है। अब देखो इसमें चीजें जानो। अगर झारखंड विधानसभा की बात चल रही है तो पहले हमारा लेजिस्लेचर कैसा है? लेजिस्लेचर किसे आप बोलते हो? अब देखना मैं इसमें कितने पॉइंट आपको दे रहा हूं, ध्यान देना। पहले तो इसका उत्तर जो है पहले वो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका उत्तर क्या है? जोसेफ गॉलस्टोन, ये जो थे 2014 में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य थे। अब इसमें देखो क्या क्या है। हमारे झारखंड का लेजिस्लेचर है कैसा? हमारे झारखंड का लेजिस्लेचर कैसा है? लेजिस्लेचर आप इसे कहते हो विधानमंडल। हमारा विधानमंडल है कैसा? विधानमंडल जो है वो कैसा है? हमारा लेजिस्लेचर जो है यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल कहने का मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसे बोलते हो एकल है। तो अगर हमारा लेजिस्लेचर यूनिकैमरल तो क्या बाइकैमरल भी कहीं है क्या इंडिया में? है। अभी देखो कितने पॉइंट्स में दे रहा हूं आपको, ठीक है। पढ़ने का तरीका आप लोग ऐसे ही बना कर रखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इंडिया में बाइकैमरल, तो बाइकैमरल कहाँ है? देखो मुझे बाइकैमरल का हिंदी नहीं पता। अगर यूनिकैमरल एकल है तो शायद बाइकैमरल बहुकल या हो या द्विकल हो, पता नहीं, देख लेना आप लोग। तो देखो हर स्टेट, हर राज्य फ्री है अपने आप में को या तो यूनिकैमरल स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर सकता है या बाइकैमरल, मतलब या तो एकल बना सकता है या फिर बाइकैमरल बना सकता है। ये अडॉप्ट करने के लिए हर राज्य स्वतंत्र है। भारत में कुछ समय पहले तक 7 ऐसे राज्य थे जहां बाइकैमरल स्ट्रक्चर था। अब यूनिकैमरल और बाइकैमरल पहले अंतर समझते हैं। देखो एकल, जहां यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, जहां भी एकल विधानमंडल है, कहने का मतलब वहां सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। वहां क्या है?
सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब सिर्फ विधानसभा है। क्या है? विधान सभा है। लेकिन जहां पे बाइकैमरल स्ट्रक्चर है वहां कहने का मतलब वहां लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। कहने का मतलब विधानसभा तो है ही, विधानसभा तो है ही, विधान परिषद भी है, विधान परिषद भी है। तो हमारा झारखंड का जो विधानमंडल लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल मतलब एकल है, लेकिन हर राज्य स्वतंत्र है, कोई एकल या बहुकल या बाइकैमरल जिसे आप बोलते हो वो स्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकता है। ये राज्य की स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर है कि वो कौन सा लेजिस्लेचर मेंटेन करना चाहता है, यूनिकैमरल के बाइकैमरल। झारखंड का यूनिकैमरल एकल है, कहने का मतलब सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। बाइकैमरल में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा विधान परिषद दोनों होता है। इंडिया में 7 ऐसे स्टेट थे जहां बाइकैमरल स्ट्रक्चर था। ये भी एक क्वेश्चन है, हम आपको बता रहे हैं, इसको आप कंप्लीट कर लेना। लेकिन कुछ समय पहले तक था। आज कितना है? तो आज 5 है। 7 कौन कौन थे वो पहले देख लो। 7 इंडिया में स्टेट थे, भारत में 7 ऐसे स्टेट थे, भारत में 7 राज्य थे जिनका बाइकैमरल स्ट्रक्चर था। कौन कौन थे? देखो, महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, आंध्र प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जब आपको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर तो अब राज्य रहा नहीं, उसे तो तोड़ दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर कट गया। पहले 7 ऐसे राज्य थे। अभी समझना, कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश ने भी एक बिल पास करके ये जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर है इसे हटा दिया, मतलब अब वो भी चला गया यूनिकैमरल स्ट्रक्चर में। कौन चला गया? आंध्र प्रदेश। कुछ दिन पहले। ये भी एक प्रश्न बनता है कि हाल ही में किस स्टेट ने अपना जो लेजिस्लेचर है वो बाइकैमरल से यूनिकैमरल किया है? तो भाई वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सब आंध्र प्रदेश में बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। तो अब भारत में ऐसे मात्र 5, अब भारत में 5 ही ऐसे राज्य हैं जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर मेंटेन करते हैं, मतलब जहां लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा विधान परिषद दोनों है। तो ये तो रही अभी तक की चर्चा। अब इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। देखो, क्वेश्चन ने पूछा था कि एंग्लो इंडियन सदस्य जो मनोनीत हुआ 2014 में वो कौन है? तो आंसर तो हमारा निकल गया है, जोसेफ गॉलस्टोन। अब समझो, देखो हुआ क्या है। चूंकि हमारा विधानमंडल जो है, लेजिस्लेचर जो है, और हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें टोटल सीट कितना है? लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 82 सीट है, जिसमें से 81 सीट जो है इलेक्टेड है, जिसको चुना जाता है, और 1 सीट जो है नॉमिनेटेड है। यही वो नॉमिनेटेड सीट है जिसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो अगर आप इसमें भी देखना चाहते हो तो इसमें जनरल है, ST SC है, और 1 सीट जो है ये आपका नॉमिनेटेड है। तो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल जो सीट्स हैं 82 सीट है, 81 इलेक्टेड है और 1 जो है नॉमिनेटेड है, जो आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चले आगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी में जान लो, लोकसभा में कितना सीट है झारखंड का? लोकसभा में कितना झारखंड का सीट है बताओ, सोच के बताओ, चलो उत्तर दो। लोकसभा में टोटल 14 सीट है। यहां देखो मैं लिख रहा हूं, लोकसभा में कितने सीट है झारखंड के? 14। राज्यसभा में कितने सीट है? 6 सीट है। टोटल ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने हैं? 82 हैं। 81 इलेक्टेड है और 1 नॉमिनेटेड है। एक पॉइंट और ले लो, जब इतना ले ही लियो तो। अब ये जो 81 इलेक्टेड हैं, जो ये 81 इलेक्टेड है, 81 जो इलेक्टेड है, इसमें जनरल कितना है, ST कितना है और SC कितना है? बताओ, किसी को याद है तो बताओ। ST कितना है और SC कितना है? चलो बताओ, याद है किसी को? कितने कितने सीट्स हैं? तो जनरल में देखो 44 सीट्स है। जनरल में कितना सीट है? 44 सीट है। ST में कितना? 28 है और SC में कितना है? 9 है। अब जोड़ के देखो तो 44, 28, 9 और 1, ये टोटल मिला के 82 होगा। ये जो 81 इलेक्टेड सीट है, इसमें जनरल का सीट कितना है? 44 है। ST कितना? 28 है और SC कितना है आपके? 9 है। तो देखो 28, 9 कितना हो गया? 37, 37 और 47 कितना हो गया? 44 कितना हो गया? 81 और 1 नॉमिनेट मिला के 82। तो टोटल हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट कितने हैं? तो 82 सीट है। ठीक है, सो ये देखो, इस तरह से क्वेश्चन की तैयारी आपको करनी है। एक एक चीज आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए। अगर आपने नो योर स्टेट का वीडियो हमारा देखा होगा तो ये सारे के सारे प्रश्न एकदम प्यार से बनेंगे, हलवा जैसे बनेंगे। ठीक है, जिसका सही उत्तर क्या होगा? B होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। जिस क्वेश्चन में
डिस्कशन का रिक्वायरमेंट होगा हम वही करेंगे, ऐसे बढ़ते चलेंगे आगे, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था, पहाड़िया विद्रोह कहाँ की रानी ने सहयोग दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वीन एक्सटेंडेड हर सपोर्ट इन पहाड़िया रिवोल्ट। तो बताओ, सोच के बताओ कहाँ की रानी ने सपोर्ट किया था, बताओ। कुछ याद आ रहा है? देखो क्वीन ऑफ महेशपुर, महेशपुर की जो रानी है ना, महेशपुर की जो रानी है उसने सपोर्ट दिया था पहाड़िया विद्रोह में, महेशपुर की रानी ने। अब देखो 1778 में ये विद्रोह हुआ, 1778 में विद्रोह हुआ, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो विद्रोह था, तिलका मांझी लीडर थे। तिलका मांझी को दूसरा किस नाम से जाना जाता है? तो तिलका मांझी को ही, ये जो तिलका मांझी हैं, तिलका मांझी हैं, इन्हीं को जाना जाता है किससे? जबरा पहाड़िया नाम से। इनका दूसरा नाम क्या है? जबरा पहाड़िया। इनका दूसरा नाम क्या है? जबरा पहाड़िया। तो ये जो प्रश्न निकल के आया हमारा, क्या निकल के आया कि महेशपुर की रानी ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया था किसको? पहाड़िया विद्रोह में अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया था, ठीक है। और ये जो विद्रोह था एक्चुअली बोला जाता है, तो पहाड़िया जो है, पहाड़िया जो सरदार हैं छोटा नागपुर के, सरदार ऑफ छोटा नागपुर, ऑफ छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, उन्होंने किया था ये विद्रोह। किसके खिलाफ किया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ किया था। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? टैक्स पॉलिसीज को लेके, यहां भी कर की ही बात है, ठीक है। और जो लैंड रिलेटेड पॉलिसी है इसके खिलाफ उन्होंने भी ये विद्रोह किया था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो आपका प्रश्न था कि पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? तो महेशपुर की रानी ने। 1718 में विद्रोह हुआ, तिलक मांझी उसके लीडर थे। तिलक मांझी का ही दूसरा नाम जबरा पहाड़िया है। ये पहाड़िया सरदार ऑफ छोटा नागपुर जो है, ये अंग्रेजों के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। और तिलका मांझी का हम अगर बात करते हैं तो एक बात और याद रखो कि ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आर्म्स उठाया था। झारखंड के पहले आदिवासी नेता जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ आर्म्स, हथियार उठाए थे। कौन है? तिलका मांझी। इसको इस रिस्पेक्ट में याद करो, पहाड़िया आंदोलन, पहाड़िया सरदार ऑफ छोटा नागपुर ने अंग्रेजों के खिलाफ जो विद्रोह किया इसे बोलते हैं पहाड़िया आंदोलन, ठीक है, जो 1778 में हुआ था, ठीक है। चले आगे। तिलका मांझी का नाम मैंने आपको इसलिए बताया कि ये जबरा पहाड़िया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका सही उत्तर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What was the percentage of farm labor in झारखंड ड्यूरिंग 2017-18? 2017-18 में कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक थे? सीधा आंसर बी, 66.85%। 66.85% जो थे कृषि श्रमिक थे, ठीक है। बिल्कुल समय नहीं गंवाना। इस तरह के जो प्रश्न है डायरेक्ट फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन है, आपको फैक्चुअल डाटा याद होगा, क्वेश्चन हिट करना है, नहीं आता इसमें समय वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम को निकालने का सबसे सिंपल पैटर्न यही है, जब क्वेश्चन आपको मिलता है पहले सॉर्ट आउट करो कौन कौन सा आता है, फिर जो नहीं आता उस पर दिमाग लगाना है, पहले जो आता है कर लेना है। अब देखो ये बोल रहा है भूकन सिंह द लीडर ऑफ चेरो रिवोल्ट वाज हैंग्ड इन विच ईयर? तो भूकन सिंह जो चेरो आंदोलन हुआ इनके नेतृत्व में हुआ था। तो बोल रहा है कि इनको कब फांसी पर लटका दिया गया? तो 1802 में लटका दिया गया। कब लटका दिया गया? 1802 में। हम थोड़ा इसके बाद आगे करेंगे, अभी एक दो प्रश्न और इससे जुड़ा हुआ है, फिर आपको हम पूरी कहानी बताते हैं इसकी, ठीक है। सो आप याद रखना, भूकन सिंह चेरो रिवोल्ट फांसी कब दिया गया? 1802 में दिया गया, ठीक है। चले आगे, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो आप लोग। चलो प्रश्न पढ़ो आप लोग पहले। प्रश्न क्या बोलता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां संथाली स्रोत के अनुसार इब्राहिम अली ने हजारीबाग क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? ये बोला when did मलिक बयां इब्राहिम अली according to संथाली सोर्स द आर्मी जनरल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक अटैक द हजारीबाग रीजन। मलिक बयां के हिसाब से मोहम्मद बिन तुगलक ने हजारीबाग क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? ये आपको डेट बताना है। पता है किसी को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1340 में किया था। इसका उत्तर आप लोग याद रखो 1340। इसका सही उत्तर क्या है? बी, कि हजारीबाग पे जो अटैक हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां के हिसाब से हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब हुआ? 1340 में किया था।
ठीक है, सही उत्तर इसका 1340 है। अगर इस प्रश्न को आप देखना चाहते हो, देखो मैं इसको आगे बताऊंगा कि 22-23 में तो है, लेकिन फिर भी जान लो थोड़ा सा। देखो ये जो चेरो रिवोल्ट है ना, ये कब स्टार्ट हुआ? तो 1800 में स्टार्ट हुआ। कब हुआ? 1800 में स्टार्ट हुआ। और इसके लीडर कौन थे? इसके लीडर भूकन सिंह थे, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ। क्यों हुआ? टैक्सेस को लेके ही। देखो मैक्सिमम जो रिवोल्ट हुआ ना, अंग्रेज आने के बाद वो पैसा ही कमाने आए थे, दीवानी राइट्स मिली थी, वो कर सुनना चाहते थे, हैवी टैक्सेस इंपोज कर दिए, बहुत सारे नियम कानून ऐसे बनाए, इससे जमींदारी को भी नुकसान हुआ और जमीन को हथियाना, उन पे अपना कब्जा जमाना, उनको अपने ही जमीन पे खेती करके उस पर भी टैक्स देना पड़ रहा था। तो या तो जो भी रिवोल्ट हुए लैंड रिलेटेड पॉलिसीज को लेके, जमीन संबंधी जो कानून बने या जो उस पर टैक्सेस लगे, ठीक है, इन सब की वजह से मैक्सिमम जनजातीय विद्रोह हुआ। ठीक है, तो ये जो चेरो रिवोल्ट है, ये जो चेरो आंदोलन है, ये भूकन सिंह के नेतृत्व में 1800 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? 1800 में स्टार्ट हुआ, अगेंस्ट ब्रिटिश टैक्स पॉलिसी। मतलब अंग्रेजों का जो कर की नियमावली थी या नीति बोलो या नीति, इसके वजह से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1802 में भूकन सिंह जी को फांसी दे दी गई, इसलिए आप इसको याद रखना। चेरो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 1800 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बता ही दिया था आपको, 1340 में मोहम्मद बिन तुगलक ने हजारीबाग पर अटैक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। ये बोल रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो पहले आप लोग, क्वेश्चन क्या बोला देखो। ये बोल रहा है कि आफ्टर द ऑक्शन ऑफ पलामू रीजन बाय द ब्रिटिशर व्हिच किंग वाज असाइन्ड द रिस्पांसिबिलिटी टू रूल ओवर इट। अब देखो हम क्वेश्चन को जोड़ रहे हैं थोड़ा सा। अब हम आपको एक कहानी बता रहे हैं, इस कहानी से 5-7 प्रश्न निकल के आएंगे और देखो चीजें कितनी आसानी से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, चलो देखो पहले क्वेश्चन को समझ लो क्या बोला। ये बोला पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेदारी किस राजा को दी थी। अब नीलाम ही क्यों हुआ? ठीक है, चलो देखो इतिहास भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग पोर्शन है, अगर आप इतिहास को मजे लेके पढ़ते हो ना तो आपको सच में अच्छे से याद हो जाएगा। देखो हुआ क्या था कि चेरो आंदोलन जो जैसा कि मैंने बताया 1800 में चालू हुआ। कब चालू हुआ? चेरो आंदोलन 1800 में स्टार्ट हुआ। लीडर कौन थे? भूकन सिंह। देखो मैं कैसे कहानी के तौर पे जोड़ रहा हूं। मेरे कोर्सेज में मैंने जो झारखंड हिस्ट्री का वीडियो भी आपको यूट्यूब पे दे रखा है और जो कोर्सेज में ले रहा हूं ना, एक एक चीज को मैं डॉट को ऐसे ही कनेक्ट कर रहा हूं ताकि आपको जब समझ में आ जाएगा ना चीज, क्रोनोलॉजी में आप समझ लोगे ना तो चीजें याद हो जाती हैं। तो 1800 में भूकन सिंह के नेतृत्व में चेरो आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1802 में उनको दे दी गई फांसी। किसको दे दिया गया फांसी? यही प्रश्न आपसे पूछा था, भूकन सिंह को। 1809 में अंग्रेज, चूंकि ये कर के खिलाफ, टैक्सेस के खिलाफ ही ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, तो कुछ जमींदारी पॉलिसी लेके आए। कुछ जमींदारी पॉलिसी क्या बोलते हो, कुछ नीति लेके आए। ऐसी नीति वो क्यों लाए? इसलिए लाए ताकि जो छोटा नागपुर का जो रीजन है वहां पे जो ये विद्रोह चल रहा था ये रुक सके, पीस मेंटेन हो सके और अंग्रेज आसानी से टैक्स कलेक्ट कर सके। थोड़ा सा लोगों में सांत्वना की भावना आ जाएगी, नहीं भाई कुछ तो रियायत मिली है। तो 1809 में वो क्या किए? जमींदारी नीति लेकर वो आए। ठीक है, अब ये जो ऑक्शन की बात हो रही है ना, 1814 में ऑक्शन भी किया। 1814 में पलामू परगना को नीलाम करते हैं। वो कौन? अंग्रेज ही नीलाम करते हैं। नीलाम करते हैं तो उस समय किस राजा की जिम्मेदारी दी गई? तो दी गई घनश्याम सिंह को। घनश्याम सिंह को। घनश्याम सिंह कहां पे उसमें रूल कर रहे थे? भारदेव में। जगह का नाम क्या है? भारदेव। तो घनश्याम सिंह रूल कहां पे कर रहे थे? तो भारदेव में कर रहे थे। तो 1814 में अंग्रेजों ने नीलाम कर दिया और दे दिया। अब राजा किसको, राजा की जिम्मेदारी दी? घनश्याम सिंह को। घनश्याम सिंह को। घनश्याम सिंह जो जिस क्षेत्र में रूल करे थे उसका नाम क्या था? उसका नाम था भारदेव जगह। ठीक है, फिर 1817 में क्या होता है? ये चीज एक प्रश्न आगे है, ये 1817 वाले एक प्रश्न हमने आगे दे रखे हैं ताकि आपको पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी मेंटेन हो जाए। ठीक है, इसको अभी हम रोक के रखते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे। तो अभी इस प्रश्न का उत्तर यहीं तक आप समझ लो। देखो क्या क्या हुआ। 1800 में चेरो आंदोलन स्टार्ट हुआ। 1800 जो कि भूकन सिंह के नेतृत्व में हुआ था, लीडर ये थे। 1802 में इनको फांसी देकर दबा दिया गया। बाद में बहुत सारे अंग्रेजों ने कनिंगनेस जो होता है ना, चालूपन दिखा के, ठीक है, चालाकी से इसको तो सप्रेस किया। फिर 1809 में जमींदारी नीति ले आए। जमींदारी नीति ले आए ताकि छोटा नागपुर का जो एरिया है उसमें कुछ शांति बरता जा सके।
फिर 1814 में पलामू को कर दिया ऑक्शन। नीलामी में किसको दे दिया? घनश्याम सिंह को, जो भारदेव के राजा थे, उनको दे दिया पलामू रूल करने के लिए। अब 1817 की कहानी हम आपको बाद में बताते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो 10वां प्रश्न देखो, ये क्या बोल रहा है? विच रूलर ऑफ दिल्ली एनेक्स्ड सतगावा ऑफ हजारीबाग एंड मेड इट द कैपिटल ऑफ द रीजन। दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव को जीतकर इस क्षेत्र को राजधानी बनाया था? पहले तो आप याद रखना, सतगांव कहाँ है? हजारीबाग में। बड़े सारे प्रश्न निकल के आते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है सतगांव, जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है हजारीबाग में। पहले तो ये याद रखना, एक प्रश्न तो ये खुद बनता है। तो इसका जो उत्तर होगा ना कि दिल्ली के किस सुल्तान ने हजारीबाग के सतगांव को जीतकर इस क्षेत्र को राजधानी बनाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। सही उत्तर क्या है इसका? ए, कि फिरोज शाह तुगलक ने हजारीबाग में जो सतगावा क्षेत्र है, जो जगह है, उसको जीतकर उसको राजधानी बनाया था, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। अभी हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा जितने भी दिल्ली सल्तनत के जितने भी ये आपके फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जहांगीर, ये सब के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखो, अब यहां देख लो, यही चीज हम वहां 1817 में रोक के रखे थे। ये प्रश्न भी देखो जुड़ा हुआ है, देखो कैसे डॉट हम कनेक्ट करते हैं। ये बोल रहा है कि भारदेव के राजा घनश्याम सिंह, अभी तो मैंने बोला कि 1814 में, अभी हमने आपको बताया ना, यहाँ देखो 1814 में पलामू परगना को ब्रिटिशर्स अंग्रेज नीलाम करते हैं और भारदेव के राजा घनश्याम सिंह को देते हैं राजा की जिम्मेवारी। अब ये प्रश्न क्या बोला देखो, कि भारदेव के राजा घनश्याम सिंह और ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया? फिर 1817 में विद्रोह होता है, और किसने किया था विद्रोह बताओ? ये देख के आपको समझ में आ जाएगा, चेरो जनजाति ने। अब जब पलामू का ऑक्शन करके ब्रिटिशर्स ने दे दिया घनश्याम सिंह को, और चेरो रिवोल्ट तो 1800 में स्टार्ट था। ये कौन सी विद्रोह की बात हो रही है? चेरो विद्रोह की तो बात हो रही है 1800 में। ये कौन सा विद्रोह की बात हो रही है? देखो थोड़ा और पीछे जाते हैं, चेरो विद्रोह की बात हमने यहां शुरू की थी 1800 से। तो यही चेरो जो 1800 में विद्रोह स्टार्ट किए, भूकन सिंह के नेतृत्व में 1802 में फांसी दे दी गई, 1809 में जमींदारी की नई नीति लाई गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, ताकि एरिया में कुछ शांति लाया जा सके। 1814 में राजा घनश्याम सिंह को ऑक्शन करके दे दिया रूल करने के लिए। 1817 में फिर चेरो जनजाति ने विद्रोह किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अंग्रेजों ने इसे सप्रेस कर दिया, दबा दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? इसे दबा दिया, ठीक है। सो ये थी पूरी कहानी। अब जब आप चेरो रिवोल्ट पढ़ोगे तो आपको दिमाग में रहेगा भाई 1800 भूकन सिंह से कहानी चालू हुआ, 2 में फांसी लगी, 9 में जमींदारी नीति चेंज हुई, 14 में घनश्याम सिंह को ऑक्शन करके पलामू परगना पर रूल करने के लिए दे दिया गया, राजा बना दिया गया। 17 में फिर चेरो वालों ने रिवोल्ट किया, इस जनजाति ने, और उसे भी अंग्रेजों ने दबा दिया। ये आपका हो गया चेरो रिवोल्ट का मूवमेंट खत्म, ठीक है। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, पॉइंट बाई पॉइंट पढ़ना है, ताकि चीजें याद हो जाए। आज आपका देखो एक रिवोल्ट भी खत्म हो गया, ठीक है। तो चेरो, इसका सही उत्तर क्या होगा? चेरो, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर द पीपल ऑफ हो ट्राइब डिड मैसिव रिवोल्ट। भाई किस साल में हो लोगों ने, किस वर्ष में जबरदस्त विद्रोह किया था? 1820 से 21, टिक मारो आंसर, 1820 से 21, ठीक है। चलो आगे देखो 13, इन 2016 झारखंड में 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मानने वाले की जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी? 2016 में आपसे पूछा है कि कितने लोग क्रिश्चियन थे, उनका जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या कितना परसेंट था, क्रिश्चियन का पॉपुलेशन कितना परसेंट था झारखंड में? 9.41। सही उत्तर क्या है? 9.41%, ठीक है, 9.41% थी। सही उत्तर क्या है? बी, ठीक है। 2016 में झारखंड में ईसाई धर्म मानने वालों की जनसंख्या कितनी थी? तो 9.41%। चले आगे, चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या निकल के आता है हमारे पास। ये बोल रहा हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो भाई हो ट्राइब सबसे ज्यादा कहां रिसाइड करते थे? हो ट्राइब सिंहभूम में। ये विद्रोह कहां हुआ था? तो भाई सिंहभूम में। सही उत्तर क्या है? ए, यही द करेक्ट आंसर। हो विद्रोह किस क्षेत्र में स्टार्ट हुआ? तो सिंहभूम के क्षेत्र में स्टार्ट हुआ हो विद्रोह, ठीक है। चले आगे, चलो 15 देखते हैं। जो प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, झारखंड करंट अफेयर का भी सेशन चल रहा है,
आप लोग कोर्स में जो इनरोल नहीं किए वो कर लो, ताकि झारखंड से कोई क्वेश्चन छूटे ही नहीं। ये 15 देखो, ये क्या बोल रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से पलायन करने में सफल रहे थे। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो तो आपको इसका उत्तर सामने दिख जाएगा। ये बोल रहा है जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ किस जेल से भागे थे, कब, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तब। भाई जयप्रकाश नारायण जेल झारखंड में कहाँ है? हजारीबाग में है। उन्हीं के नाम से तो जेल का नाम पड़ा हुआ है। तो भाई ये हजारीबाग से भागे थे। 5 मेजर जेल है, अगर आपको ध्यान से अगर याद हो, झारखंड में जमशेदपुर में, पलामू में, हजारीबाग में, अगर आपको याद हो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो कहाँ से भागे थे? हजारीबाग जेल से, जिसका नाम जयप्रकाश नारायण जेल है। ठीक है, सही उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16। अब इस प्रश्न को देखो कि भारत छोड़ो आंदोलन, फिर 1942 का एक क्वेश्चन है के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को गिरफ्तार कर किस जेल में नजरबंद किया गया था। तो ये बोल रहा है कि हजारीबाग की जो सरस्वती देवी थी उन्हें 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उन्हें नजरबंद किया गया था। किस जेल में किया गया था? तो भागलपुर के जेल में किया गया था। सही उत्तर लो इसका क्या है? भागलपुर। और कुछ नहीं सोचने गया है। जो प्रश्न है, जो डायरेक्ट प्रश्न है उसको डायरेक्टली याद कर लो, उसमें कुछ अंदर जाने की जरूरत है नहीं। तो भागलपुर जेल में इनको नजरबंद किया गया था, इनको कैद किया गया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 बोल रहा है कि इन विच ईयर डिड मानभूम झंडा सत्याग्रह हैपन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए निकाल कर लाया गया है कि मानभूम झंडा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। सीधा जवाब 1945। नो इफ नो बट, 1945 में हुआ। मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ? तो 1945। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, स्टार मार्क आने की संभावना रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज नोन एज द मदन मोहन टेम्पल। ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, सॉरी चौथा ऑप्शन कटा है, 3 ही ऑप्शन देख लो, उत्तर इसी में है। इस 3 ऑप्शन में बताना है कि मदन मोहन टेम्पल, मतलब मदन मोहन मंदिर के नाम से इन तीनों ऑप्शन में से किसे जाना जाता है। सही उत्तर लो ए, बौरया मंदिर। सही उत्तर क्या है? बौरया मंदिर। बौरया मंदिर जो है, बौरया टेम्पल, इसे मदन मोहन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सही उत्तर क्या हो गया? ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। मॉक टेस्ट आप जब लगाओगे ना, आपको पढ़ने में जो भी आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा रिवीजन होगा, और आप क्वेश्चन जब देखो ना तो क्वेश्चन का डॉट कनेक्ट करोगे, अच्छा इसका ये है, उसका वो है, चीजें मिक्सअप होते होते हैं ना, सेटल हो जाएगी आपके दिमाग में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 ईस्वी के संस्थापक कौन थे। हु वाज द फाउंडर ऑफ छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर प्रोग्रेसिव सोसाइटी के जो संस्थापक है कौन थे, ये बना कब था। तो पहले तो एक प्रश्न ये इसको याद कर लो कि 1915 में छोटा नागपुर प्रोग्रेसिव सोसाइटी बना कब था? 1915 में। आपसे पूछा कि बनाया किसने था, संस्थापक कौन थे, फाउंडर, तो कौन होंगे? जोएल लकड़ा। सही उत्तर क्या है? सी, जोएल लकड़ा वाज द फाउंडर ऑफ छोटा नागपुर प्रोग्रेसिव सोसाइटी इन 1915। सही उत्तर सी। ठीक है, चले आगे चलते हैं। क्वेश्चन 20 देखो, चलो क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग पहले। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है कि इन कंवर ट्राइब व्हाट इज द ब्राइडल वैल्यू नोन एज। कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, कि कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्राइडल वैल्यू इन कंवर ट्राइब। तो उसे कहा जाता है सुकदाम। क्या कहा जाता है? सुकदाम। उसे कहा जाता है सुकदाम। आंसर क्या होगा? ए। देख लो, बढ़िया प्रश्न था। इसे कहा जाता है सुकदाम। तो 20 का उत्तर होगा कि कंवर जनजाति में ब्राइडल वैल्यू जो होता है, वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 लो। हु वाज द फाउंडर ऑफ संथाल परगना आदिवासी सभा इन 1938। 1938 में आदिवासी सभा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 के संस्थापक कौन थे। मतलब छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा कब बना? 1938। एक तो यहां से खुद याद कर लो कि संथाल परगना आदिवासी सभा जो 1938 में बनी थी, उसके फाउंडर कौन थे? तो उसके फाउंडर थे थियोडोर सुरीन। सही उत्तर क्या होगा? बी, थियोडोर सुरीन। चलिए बहुत प्रश्न है, आगे चलते हैं।
हु बिल्ड द चूटिया टेम्पल, चूटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अगर आपने हमारे हिस्ट्री के लेक्चर को देखा होगा तो आपको इसका उत्तर पता होगा। इसका सही उत्तर क्या है? ए, राजा रघुनाथ शाह। इसका सही उत्तर क्या है? राजा रघुनाथ शाह। देखो, जो जिन बच्चों ने अभी तक सीजीएल कोर्स में इनरोल नहीं किया है, हमारा ऐप सभी क्लासेस ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, कोर्सेज चल रहे हैं, आप अपने आप को इनरोल कर लो। ये एक ही बार मौका मिलेगा आपको सीजीएल निकालने का, क्योंकि बहुत जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट करा भी नहीं रहा है स्टेट, और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम है, बहुत सारे नंबर ऑफ सीट है। आप अपना सीट फिक्स करो, तैयारी को अभी से स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि एग्ज़ाम आएगा तब तैयारी करेंगे। इसलिए जो भी लोग खोटा लिए हो, झारखंड पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, करंट अफेयर, हमारे ऐप पे जाके आप देख सकते हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, चूटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा रघुनाथ शाह। और जिस तरह से कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको एग्जाम निकालने में बहुत आसानी होने वाली है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखो। ये बोल रहा है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ छोटा नागपुर जॉइंट एसोसिएशन इन 1954। अभी 3 एसोसिएशन की बात हो गई है। छोटा नागपुर संयुक्त संघ जो 1954 में बना, एक प्रश्न ये खुद बन गया। देखो आज मैं कैसे कैसे प्रश्न निकाल के लाया हूं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे निकल के आएगा। छोटा नागपुर संयुक्त संघ जो 1954 ईस्वी में बना, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी सुखदेव महतो ने। किसने की थी? सुखदेव महतो ने। सही उत्तर क्या होगा? बी। अब देखो 3 बातें याद रखना। छोटा नागपुर संयुक्त संघ कब बना? 1954, सुखदेव महतो। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954, सुखदेव महतो। इसके पहले जाते हैं हम। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 बनाया किसने? तो थियोडोर सुरेन ने। छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 बनाया किसने? जियो लकड़ा में। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न कि छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915, जियो लकड़ा, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938, थियोडोर सुरीन, और एक अभी जो मैंने बताया कि छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 बनाया किसने? सुखदेव महतो ने। ठीक है, तो देखो 3 नहीं 6 प्रश्न बनते हैं। 1915, 1938, 1954। छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर संयुक्त संघ इधर हो गया, और बीच में संथाल परगना वाला जो आदिवासी सभा था। तो तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। When did ताना भगत मूवमेंट स्टार्ट? ताना भगत मूवमेंट कब चालू हुआ? तो 1914 में चालू हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, फिर हम डिस्क्रिप्शन देते हैं आपको। ताना भगत मूवमेंट के आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1914 में। सही उत्तर ए है। नेक्स्ट लो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। विच वॉज द फर्स्ट नॉन वायलेंट ट्राइबल मूवमेंट? क्वेश्चन को पढ़ो। Which was the first non-violent tribal movement that was based completely on Gandhi's philosophy? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से। गांधी जी कैसे थे? अहिंसात्मक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अहिंसा में बिलीव करते थे। तो कौन सा आंदोलन है बताओ? तो इसका भी उत्तर होगा टाना भगत रिबेलियन। अभी जो आपने टाना भगत, ये जो मूवमेंट था, टाना भगत कब स्टार्ट हुआ? 1914 में, और इसे विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था। ये भी आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। तो टाना भगत रिबेलियन को ही विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया था। अब इसके पॉइंट्स आप लो, पहले किसी को याद है तो रिकॉल कर लो, फिर हम एक एक करके पॉइंट आपको बता रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, देखो टाना भगत मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ ना 1914 में स्टार्ट हुआ, और ये चला कब तक? 1919 तक चला। टाना भगत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? 1914 में स्टार्ट हुआ। चला कब? टाना भगत मूवमेंट, आंदोलन ही कर देते हैं फिर, आंदोलन। ठीक है, इसको भी हिंदी लिख दो भाई। टाना भगत आंदोलन 1914 से 1919 तक चला। किस जनजाति ने इसमें पार्टिसिपेट किया था? उरांव। उरांव जनजाति ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, इसे गांधीवादी तरीके से लड़ा गया। ऐसा इसलिए बोला गया कि भाई सत्याग्रह जो था, सत्याग्रह किया गया था इस आंदोलन में, और ये वो सत्याग्रह नहीं था जो गांधी जी ने करा था, उससे बहुत पहले किया गया था। ठीक है, तो ये जो है विशुद्ध गांधीवादी तरीके कहने का मतलब है कि सत्याग्रह किया गया था गांधी से पहले ही। ठीक है, और इसके जो लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे जतरा उरांव। इसके जो नेता थे, किसके नेतृत्व में किया गया, या किसके नेतृत्व में किया गया? तो जतरा उरांव जी के नेतृत्व में किया गया था। क्यों? जो कि टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे। फिर यहाँ भी कर ही एक रीजन निकल के आता है। किसके खिलाफ किया गया?
तो अंग्रेजों के विरुद्ध, अंग्रेजों के और लैंडलॉर्ड्स के विरुद्ध, लैंडलॉर्ड्स, जमींदार, इन सब के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि कर के वजह से, टैक्सेस के वजह से। अब देखो कितना पॉइंट निकल के आ गया, देख लो एक बार। ताना भगत मूवमेंट हुआ कब? 1914 से 19 तक में। इसके लीडर कौन थे? जतरा उरांव। कौन सी जनजाति प्रमुख भागीदारी निभाती है? उरांव जनजाति। लड़ा कैसे गया था? गांधीवादी तरीके से, मतलब सत्याग्रह किया गया था। बेसिकली क्या किया गया था? सत्याग्रह किया गया था। और ये वो सत्याग्रह नहीं है जो गांधी जी ने तो बहुत बाद में किया। तो ये सत्याग्रह के तरीके से लड़ा गया आंदोलन था, ठीक है। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। क्यों? क्योंकि टैक्सेस इन पे ज़्यादा इम्पोज कर दिए गए थे, ठीक है। तो ये रही इसकी कहानी। तो इसका उत्तर क्या होगा? विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन सा था? तो भाई ताना भगत रिबेलियन। ताना भगत, टाना भगत होता है, टाना है, जो भी है, टाना या टाना देख लेना यार क्या है, टाना भगत या ताना भगत आंदोलन, ठीक है। सो ये रहे आज के हमारे प्रश्न। जो लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए ज्वाइन कर लो, ठीक है। इस प्रश्न का जो सेट हम टेलीग्राम में देने वाले हैं, इसको माजी अपलोड करवाते हैं आप लोग के लिए। अब जो भी मॉक टेस्ट होगा टेलीग्राम में आपको मिलता जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। आंसर भी मैंने यहाँ दे रखा है, ठीक है। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, जो लोग जैसे सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हो, झारखंड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको सारे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जो लोग कोर्स में इनरोल नहीं किए हो, जल्दी जल्दी कोर्स में इनरोल कर लो, क्योंकि एक बार एग्जाम का डेट आ गया तो फिर आपके पास पढ़ने के लिए वक्त नहीं बचेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि जब एग्जाम का फॉर्म आएगा तब पढ़ेंगे, तो देखो तैयारी उसमें नहीं हो पाएगी। देयर आर सेवरल नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू आर सपोज टू कीप इन योर माइंड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। आपको पहले से पढ़ के रखना होगा, तभी आप एग्जाम में के समय टेस्ट सीरीज दोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे और एग्जाम को निकाल लोगे। तो चलिए हम मिलते हैं फिर आपसे। टिल देन स्टे सेफ, अच्छे से आप लोग पढ़ाई करो।